नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम ब्रीथ इनटू द शैडोज वेब सीरीज के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ब्रीथ इनटू द शैडोज की सीजन 1 को देखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको सीजन 1 की कुछ बातें बता देता हूं ताकि आप सीजन 2 को ठीक से रिलेट कर पाएं। तो अविनाश की फैमिली में उसकी पत्नी आभा और उसकी बेटी सिया है। उनकी एक खुशहाल फैमिली है और उन्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं है। साथ ही हमें पता चलता है कि अविनाश एक साइकाइट्रिस्ट है। वो खुश थे, लेकिन अचानक ही सिया एक दिन किडनैप हो जाती है, जिसके बाद अविनाश के पास एक अनजान शख्स लैपटॉप देकर जाता है और उसे पता चलता है कि सिया जो है वो किडनैप हो चुकी है, जिसके बदले में एक जे नाम का बंदा उससे कुछ बुरी हरकतें करवाना चाहता है। दरअसल वो कुछ लोगों को मरवाना चाहता है। तो अविनाश अगर ऐसा काम करता है तो वो सिया को छोड़ देगा। तो जे के कहने पर अविनाश उस रास्ते पर निकल पड़ता है और जे ने जिन लोगों को मारने के लिए कहा था, अविनाश उन लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है और उनके मारने का पैटर्न एकदम अलग था और वो पैटर्न दरअसल रावण के 10 सिरों से लिया गया था। तो अविनाश ने अभी तक 4 लोगों को मार दिया है अलग अलग तरीके से। जिसके बाद ये केस कबीर सावंत के पास आता है और वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। साथ ही एक बहुत बड़े राज का खुलासा होता है कि जे नाम का जो बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश ही है। दरअसल उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर पर्सनालिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे कि एक ही इंसान के अंदर 2 इंसान को जिया जा सकता है। और यहाँ पर जे के कहने पर अविनाश ने रावण के 10 सिरों के आधार पर उन 4 लोगों को मारे थे, जिनमें अहंकार, भय, क्रोध और वासना थी। पर अभी भी रावण के 6 सिर और भी बचे थे और उन लोगों को भी मारना था। लेकिन दूसरी तरफ कबीर सावंत को अविनाश पर शक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उसकी चाल थी वो एकदम टेढ़ी थी और वो लंगड़ा कर भी चलता था। इसलिए कबीर सावंत को जे पर शक होता है और एक दिन वो जे को पकड़ लेता है। साथ ही उसे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में भी पता चल चुका था, इसलिए उसे मेंटल हेल्थ केयर भेजा जाता है ताकि उसे ठीक किया जा सके। तो अब कई दिनों तक अविनाश मेंटल हेल्थ केयर के हॉस्पिटल में रहता है, जहाँ पर सैरली जब उसे मिलने के लिए आती है तो अविनाश उसे C16 नाम की एक चिट्ठी देता है और यहीं ब्रीथ इनटू द शैडोज का सीजन 1 खत्म हुआ था। तो दोस्तों अब एक्सप्लेन करते हैं ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 2 के पहले एपिसोड को, और बाकी के एपिसोड भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था और उसे जंजीरों से बुरी तरह से बांधा गया था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं अविनाश को, जो कि मेंटल हेल्थ केयर के हॉस्पिटल में मौजूद था और यहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है और वो ठीक ढंग से कोऑपरेट भी कर रहा होता है। इसलिए कुछ डॉक्टर्स उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, जिसमें कि डॉक्टर जब उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो अविनाश उन्हें बताता है कि 2 साल से वो यहाँ पर है और 2 साल से उसके अंदर जे नहीं आया है, मतलब कि 2 साल से वो बस अविनाश बन के ही घूम रहा है। तो डॉक्टर्स को अविनाश की कही हुई बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन अविनाश का इलाज अभी बाकी है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस आदमी को रेलवे ट्रैक पर बांधा गया है उसका एक वीडियो भी बनता है और वो काफी कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन ट्रेन आ जाती है और उसका कचूमर बन जाता है। जिसके बाद जिस इंसान ने उसे पटरी पे बांधा था वो इंसान सामने आता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। उसका चेहरा हमें इस एपिसोड के लास्ट में देखने को मिलेगा। अब अगले सीन में हम आभा और सिया को देख पाते हैं। दरअसल आज अविनाश का बर्थडे है, इसलिए वो लोग केक बना रहे होते हैं। जिसके बाद वो केक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जब अविनाश इन लोगों को देखता है तो वो सिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। और सिया ने अविनाश के लिए एक ग्रीटिंग भी लेकर आई थी। तो अब वो लोग अविनाश का बर्थडे मनाना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अविनाश के अंदर जे आ जाता है और वो सिया को हर्ट करने लगता है, जो कि सिया भी नोटिस कर लेती है। इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगती है और तुरंत ही जे से दूर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आभा और डॉक्टर आपस में अविनाश के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जे आखिर उसके अंदर कैसे आया, क्योंकि 2 साल से जे उसके अंदर नहीं आया था। अब किस वजह से उसके अंदर आया है ये हमें आगे पता चलेगा। वहाँ सिया के घर पहुँचने के बाद उसका रात में बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि जे के उसे नाइटमेयर आ रहे थे और उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसका इलाज करवाया जाता है। जिसके बाद आभा जे से मिलने के लिए मेंटल हेल्थ केयर के हॉस्पिटल जाती है, जहां पर वो डॉक्टर से कहती है कि उसे अविनाश से मिलना है। और जब यहां पर आभा अविनाश से बात कर रही होती है तो यहाँ पर अविनाश उससे कहता है कि वो अविनाश नहीं बल्कि जे है। साथ ही वो उससे कहता है कि रावण के 4 सर अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 6 सर बचे हुए हैं और वो तुम्हें अलग करने हैं, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अविनाश और सिया को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही वो कहता है कि एक बार रावण के 10 सिर अलग हो जाएं और रावण जब पूरी तरह से मर जाएगा तो जे भी यहाँ से चला जाएगा। लेकिन आभा जे की इन बातों को मानने से साफ इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जे एक क्लिप को निकालता है जो कि उसने आभा के पास से निकाल ली थी
और वो अपने हाथ में एक कट मारता है, जिसके बाद सिया से जो ग्रीटिंग उसे मिली थी वो लाकर आभा को दे देता है। और उस ग्रीटिंग के पीछे उस शख्स का नाम और उसके बारे में था जिसे कि उसे मारना था। मतलब कि रावण के 5वें सर को अलग करने का टाइम आ चुका था, जिसका नाम नील होता है। और रावण के 5वें सर का रूप था स्वार्थ, और कहीं ना कहीं नील के अंदर भी स्वार्थ होगा। तो आगे हम देखते हैं नील को, जो कि जिम से आ रहा होता है। नील एक रियल एस्टेट डेवलपर है। यहाँ पर आभा उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। साथ ही वो उससे कहती है कि वो एक बहुत बड़े फूड वाले रेस्टोरेंट को खोलना चाहती है। साथ ही वो यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें कि आभा उसे अपने रेस्टोरेंट के ब्लूप्रिंट को भी बताती है। और उसके बाद आभा अपनी हाथ की बनी हुई कुकीज नील को भी खिलाती है, जो कि उसे बहुत पसंद आती है। तो अब नील आभा के सामने जो भी शर्त रखता, आभा उन्हें खुशी खुशी मान जाती। जिसके बाद नील आभा को छोड़ने के लिए उसके घर जाने लगता है। लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि नील के सर में अचानक से बहुत तेजी से दर्द होता है और वो बेहोश होने लगता है। इसलिए नील उससे ड्राइव करने को कहता है, तो आभा ड्राइव करने लगती है और हमें पता चलता है कि जिन कुकीज को नील ने खाया है उसमें आभा ने बेहोशी की दवाई मिला दी है, जिससे कि नील पूरी तरह से बेहोश हो गया था। और जब वो बेहोश हो गया था तो आभा ने नील के मोबाइल को निकाला और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें कि उसने लिखा था कि उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। जिसके बाद आभा ने नील को रेलवे पटरी पर ले गई थी। जिसके बाद आभा ने नील को कुछ जंजीरों से बांध दिया था और कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रेन आ जाती है और वो नील का खात्मा कर देती है। तो अब ये न्यूज टीवी पर दिखाई जाती है, जिसमें कि बताया जाता कि नील को बिजनेस के लॉस के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और ये न्यूज अविनाश भी देख रहा होता है, मतलब कि जे भी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कबीर सावंत की फैमिली और उसके कुछ दोस्तों को, जो कि एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। लेकिन तभी कबीर एक आदमी को देखता है जो कि ढोल पर नाच रहा होता है, और वो उस ढोल वाले आदमी को एक चांटा भी मार देता है, क्योंकि वो उस ढोल को तेज तेज बजा रहा होता है। इसलिए वो ढोल वाला जब धीरे बजाने लगता है तो वो उस ढोल वाले को फिर से चांटा मारता है, क्योंकि वो धीरे बजा रहा था। और ये सारी चीज कहीं ना कहीं कबीर ने नोटिस कर ली थी। जिसके बाद कबीर जब इन सभी लोगों के साथ बैठा होता है तो वो देखता है कि वही आदमी वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। तो मौके का फायदा उठाकर कबीर भी उसके पीछे पीछे जाता है, और जब वो हैंड वॉश कर रहा होता है तो कबीर उससे कहता है नल खोलने को। और जैसे ही वो नल खोलता है तो कबीर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और उससे कहता है कि उसने नल को तेज खोला, उसने धीरे खोलने को कहा था। और जब वो अगली बार धीरे खोलता है तो कबीर उसे एक बार फिर से जोर से थप्पड़ लगा देता है और उसे ये बात समझाता है कि ये बात वो आसानी से भी वहां कह सकता था। अब कबीर जब अपने ऑफिस में होता है तो एक रिपोर्टर का उसके पास कॉल आता है। दरअसल वो जे के बारे में जानना चाहती थी। दरअसल कबीर ही वो इंसान है जो कि जे के बारे में सब कुछ बहुत ही डीपली तरीके से जानता है, लेकिन जे उनसे कहता है कि ये केस रीओपन नहीं होने वाला, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। अब आगे हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो कि जब सीसीटीवी कैमरे को देखता है तो उसे पता चलता है कि अचानक से अविनाश की तबीयत बिगड़ गई है। इसलिए सभी डॉक्टर्स मिलकर अविनाश के पास जाते हैं और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल रेफर करने का सोचते हैं। तब वे अविनाश को एक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर देखता है कि एम्बुलेंस ने गलत रास्ता चुन लिया है, क्योंकि ये रास्ता हॉस्पिटल तक नहीं जाता है। और धीरे धीरे डॉक्टर को समझ आता है कि ये सारी प्लानिंग थी। और देखते ही देखते यहाँ पर गैस छोड़ दी जाती है, जिससे कि सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और पहले एपिसोड के लास्ट में एक शख्स दिखाया जाता है जिसने कि जे के कपड़े पहने हुए थे, और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। तो फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि एक आदमी ने एम्बुलेंस के सहारे अविनाश को उस मेंटल हेल्थ केयर से किसी तरह से बचाकर ले आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश बेहोश होता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक कुर्सी पर खुद को बंधा हुआ पाता है। साथ ही वो देख पाता है कि उसे बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए थे, मतलब कि वो यहाँ पर बहुत देर से है। जिसके बाद वहीं पर एक प्रोजेक्टर से एक पिक्चर दिखाई जाती है, जिसमें कि आभा नील के सामने खड़ी हुई थी और नील पटरियों पर बंधा हुआ था। ये देखकर अविनाश पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वही नकाबपोश आदमी कमरे के अंदर आता है, और जब वो अपना नकाब हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्टर है, जो कि खुद को जे का भाई बताता है। साथ ही विक्टर यहाँ पर अविनाश को बताता है कि पिछले 6 महीनों से वो मेंटल हेल्थ केयर के उसी हॉस्पिटल में था जहाँ पर तुम थे, लेकिन उसने कभी भी उसे नोटिस नहीं किया। यहाँ तक कि उसने एक बार भी उसे पलट कर भी नहीं देखा, जबकि वो वहाँ पर 6 महीनों से था। लेकिन विक्टर अविनाश को देखता था और सारी चीजें नोटिस किया करता था। साथ ही विक्टर उससे कहता है कि जब तुम बेहोश नहीं हुए थे तब तुम्हारे अंदर जे आया था, और उसने एक वीडियो फुटेज बनवाया है। जिसके बाद उस वीडियो को उस प्रोजेक्टर के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कि जे अविनाश से कहता है कि रावण के बचे हुए सिर को अलग करने का टाइम आ चुका है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है
तो विक्टर के द्वारा ली गई आभा की वो तस्वीर जिसमें कि वो नील को मार रही थी, वो उन तस्वीरों को सीबीआई को भेज देंगे। फिर आभा गिरफ्तार हो जाएगी और तुम भी, जिसके बाद सिया का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए अगर वो ये काम कर देता है तो तुम तीनों ही बच सकते हो। तो अविनाश एक अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। साथ ही विक्टर आभा की एक पजल वाली पिक्चर बनाता है और उसे सीबीआई को भेजता है। वो कहता है कि इस पजल की पिक्चर सीबीआई के पास टुकड़ों में जाएगी और समय समय पर उनके पास पहुंचती रहेगी। अगर वो चाहता है कि ये सारी पिक्चर सीबीआई तक ना पहुंचे तो जे का कहा मान लो और रावण के बचे हुए सर को अलग करने में उसका साथ दो। साथ ही रावण के अगले सर के टारगेट के बारे में भी बता दिया जाता है और वो होती है डॉक्टर इंदु, जिसमें कि ईगो भरा था। साथ ही यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि डॉक्टर इंदु और अविनाश एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे, लेकिन डॉक्टर इंदु अविनाश की बहुत ज्यादा सीनियर थी। दूसरी तरफ कबीर को ये बात पता चल चुकी थी कि अविनाश मेंटल हेल्थ केयर से भाग चुका है, इसलिए तुरंत ही उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए क्राइम ब्रांच बुलाया जाता है। जिसके बाद हम आभा को देखते हैं जो कि जब अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तभी यहाँ पर विक्टर आता है और वो यहाँ पर उसे बताता है कि वो जे का भाई है। साथ ही वो उसे बताता है कि मेरे पास अविनाश भी मौजूद है और उसने उसे छुड़ा लिया है। तो क्राइम ब्रांच की अर्जेंट मीटिंग में हम देखते हैं कि ये लोग एक प्लान बनाते हैं। उन्हें किसी भी हालत में अविनाश चाहिए था। विदाउट मीडिया में ये खबर फैले उससे पहले उन्हें अविनाश को गिरफ्तार करना था, क्योंकि अगर ये न्यूज मीडिया में फैली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद कबीर अपनी टीम के साथ निकलता है और सबसे पहले वहां के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने को कहता है। अब आगे अगले दिन की सुबह के सीन को देख पाते हैं जहां पर हम डॉक्टर इंदु को जॉगिंग करते हुए देखते हैं और वहीं पर हम अविनाश और विक्टर को भी देखते हैं जो कि डॉक्टर इंदु पर नजर बनाए हुए थे। दरअसल विक्टर और अविनाश यहां पर डॉक्टर इंदु की टाइमिंग और शेड्यूल को नोट कर रहे थे। अब कबीर की पूरी टीम मेंटल हेल्थ केयर पहुंच जाती है, जहां पर सबसे पहले वो उस डॉक्टर से बात करते हैं और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करते हैं। साथ ही डॉक्टर कबीर को बताता है कि अविनाश को भगाने में किसी ने मदद की है। अब अगले दिन हम आभा को देखते हैं जो कि कबीर से मिलने के लिए उसके ऑफिस जा चुकी थी। यहाँ पर वो बताती है कि कल रात उससे मिलने के लिए अविनाश आया था। साथ ही वो कबीर को ये बात भी बताती है कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, क्योंकि ये सब कुछ जे करवा रहा है। अब उस रात अविनाश ने आभा को सब कुछ बता दिया था कि जब तुम नील को मारने के लिए गई थी तब यहाँ पर विक्टर ने तुम्हारी फोटोज क्लिक कर ली थी और अब वो फोटोज टुकड़ों में पजल के रूप में सीबीआई के पास सेंड हो रही है। तो अब अगर वो जे की बात नहीं मानते हैं तो वो सारी फोटो सीबीआई के पास चली जाएंगी और फिर तुम अरेस्ट हो जाओगी और मैं भी, जिसके बाद सिया का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऑफिस में आभा ने कबीर को एक दूसरी ही स्टोरी सुनाई थी, जिसमें कि उसने बताया था कि कल रात उससे मिलने के लिए सिर्फ अविनाश आया था और विक्टर का उसने जरा भी जिक्र नहीं किया था। साथ ही वो कहती है कि अब अगर कुछ बुरा होता है तो इसका सारा का सारा जिम्मेदार जे होगा, ना कि अविनाश। दरअसल ये सारी बातें उस रात अविनाश ने आभा को बता दिया था और ये सारी बातें उसने कबीर को कहने को कही थी, मतलब कि ये सब कुछ प्लान के तहत चल रहा था। साथ ही कबीर यहाँ पर आभा से शेरली के बारे में भी पूछता है तो आभा उसे बताती है कि शेरली जे की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए कबीर तुरंत ही शेरली से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो शेरली से कुछ पूछताछ करता है लेकिन शेरली उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती है। तो आगे हम अविनाश और विक्टर को देखते हैं। विक्टर यहाँ पर अविनाश से कहता है कि हम किस तरह से डॉक्टर इंदु को मार सकते हैं, जिस पर कि अविनाश उससे कहता है कि हम उसे मारेंगे नहीं बल्कि उसका एक एक्सीडेंट होगा। जिसके बाद अविनाश अपनी हॉस्पिटल की पुरानी यादों को याद करने लगता है, जिसमें कि बेहान नाम के एक लड़के को मेडिकल कंडीशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर डॉक्टर इंदु भी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर बेहान की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। तो इस मेंटल इलनेस के बारे में अविनाश डॉक्टर इंदु से बात भी करता है, लेकिन डॉक्टर इंदु अविनाश की एक नहीं मानती है और उसे वहां से भगा देती है। अब आगे हम देखते हैं कि अविनाश को किसी तरह से उस पजल वाली फोटोज को सीबीआई तक पहुंचने के लिए रोकना था, इसलिए वो विक्टर के लैपटॉप से छेड़छाड़ करने लगता है और एक्सेस पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं विक्टर को, जो कि जब सुबह उठकर देखता है तो उसके घर पर सीबीआई आ चुकी थी। उसे काफी डर लग गया था, लेकिन यहाँ पर सीबीआई जब उससे पूछती है कि पिछले 6 महीने से तुम उसी मेंटल हेल्थ केयर में थे जहाँ पर अविनाश था, तो क्या तुम्हारी अविनाश से कभी बात हुई? तो यहाँ पर विक्टर उनसे साफ मना कर देता है, उनसे कह देता है कि उसने अविनाश से कभी भी कुछ बात नहीं की। तो वो ऑफिसर विक्टर से पूछते हैं कि आखिर तुम उस रात कहाँ पर थे? तो विक्टर उन्हें बताता है कि हाल ही में उसके पिता का देहांत हुआ है, इसलिए वो कहीं पर भी नहीं जा रहा है और ना ही किसी से बात कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद वो ऑफिसर्स यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर इंदु को, जो कि अगले दिन फिर से जॉगिंग के लिए निकली थी। यहाँ पर फिर से विक्टर और अविनाश उस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अचानक से डॉक्टर इंदु की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है।
जिसके बाद विक्टर अविनाश को बताता है कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसके पेसमेकर लगा है। और जबकि ये सारा प्लान इनका नहीं था, ये अचानक ही हुआ था। इसलिए यहाँ पर अविनाश के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना पेसमेकर को फेल किया जाए ताकि ये एक एक्सीडेंट के रूप में लगे। सारी जानकारी इकट्ठे करने लगता है, जिसके बाद वो प्लान बना लेते हैं कि इन्हें ऐसा ही करना है। अब आगे हम देखते हैं कि जब डॉक्टर इंदु एक FM रेडियो पर लाइव थी तो यहाँ पर अविनाश कॉलर के रूप में कॉल करता है और डॉक्टर इंदु से बात करता है, बिल्कुल अजनबी बनकर। यहाँ पर अविनाश उसे पुरानी बातें याद दिलाता है बेहान के बारे में, और ये बेहान वाला लड़का वही है जिसे कि डॉक्टर इंदु ने इसकी मेंटल इलनेस पर ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण उसकी बहुत ही बेदर्दी से मौत हो गई थी। तो अविनाश ने कॉलर के रूप में ये सारी बातें जब डॉक्टर इंदु से कही तो ये बातें उससे सहन नहीं हुई और वो वहां से उठकर चली गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश ने पेसमेकर को फेल करने वाला एक डिवाइस भी बना लिया था और उन्होंने वो डिवाइस लिफ्ट के फैन में लगा दिया था। और जब जैसे ही डॉक्टर इंदु उस लिफ्ट में आती है तो अचानक से उन्हें घबराहट महसूस होने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद अविनाश भी उस लिफ्ट में आ जाता है और डॉक्टर इंदु ने उसे नहीं देखा था और देखते ही देखते उनका दम घुटने लगता है। जैसे ही उनका दम घुटने लगता है तो पीछे से अविनाश आवाज लगाता है कि उन्हें सॉरी कहना चाहिए था। जिसके बाद जब वो पलट कर देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि पीछे अविनाश खड़ा था और यहीं पर डॉक्टर इंदु की मौत हो जाती है। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीबीआई के पास वो पजल वाली फोटोज पहुंचने ही वाली थी। उस फोटो के बहुत सारे पार्ट्स सीबीआई तक पहुंच चुके थे, जिससे कि अगर ये सारे पार्ट्स सीबीआई तक पहुंच जाएंगे तो आभा का खुलासा हो जाएगा। तो ये पजल पूरी होती है नहीं, इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विक्टर के बचपन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो और उसका भाई ड्रॉइंग बना रहे होते हैं। साथ ही हम यहाँ पर नील बहल को भी देख पाते हैं, जिसे की आभा ने पटरियों पर बांधकर मार दिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नील बहल कोई और नहीं बल्कि विक्टर के पिता थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब थे। उनके पराई औरतों के साथ संबंध थे, साथ ही वो अपनी पत्नी यानी कि विक्टर की माँ से बिल्कुल भी ठीक तरह से बात नहीं करते थे और ना ही ठीक से बर्ताव करते थे। साथ ही वो उसके भाई को बुरी तरह से मारा करते थे और काफी टॉर्चर भी किया करते थे। लेकिन एक दिन विक्टर की मां की मौत हो जाती है, जिसके बाद विक्टर अकेला पड़ गया था। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि विक्टर ने पजल वाली फोटोज को सीबीआई तक भेज दी थी, लेकिन अभी भी सारी फोटोज नहीं भेजी थी, इसलिए वो पजल पूरी तरह से नहीं बन पाई। सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकती सिर्फ और सिर्फ इंतजार के बिना। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर आभा से मिलने के लिए उसके पास जाता है। वो यहाँ पर आभा से कुछ बातें करता है, जिसके बाद वो आभा को एक मोबाइल देता है। क्योंकि इसका आईपी एड्रेस चेंज था, इसलिए पुलिस वाले से ट्रेस नहीं कर सकते थे, इसलिए विक्टर ने आभा को ये मोबाइल दिया। जिसके बाद कबीर को ये मालूम चल गया था कि डॉक्टर इंदु की मौत हो चुकी है और कहीं ना कहीं उसे ये बात खटक रही थी कि ये सारा कुछ जे ने किया है। इसलिए वो उसी रेडियो स्टेशन पर जाते हैं और इन्वेस्टिगेशंस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर विक्टर जे से कुछ बातें कर रहा होता है। वो जे से कहता है कि जब रावण के सारे सर अलग हो जाएंगे तो क्या तुम भी मेरे भाई की तरह मुझे छोड़कर चले जाओगे। विक्टर यहाँ पर बचपन के एक इंसिडेंट के बारे में भी बताता है, जिसमें कि विक्टर के पिता उसके भाई को बुरी तरह से मारा करते थे। हर रोज एक नया जख्म उसके मुंह पर होता था, जिससे कि तंग आकर विक्टर घर छोड़कर भाग गया था और उसका कोई भी अता पता नहीं चला। जिसके बाद हम यहाँ पर जे को देखते हैं, जो कि विक्टर से कहता है कि वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विक्टर जे से कहता है कि अगला टारगेट कौन है, और इससे पहले कि जे उसे कुछ बता पाता, सीन शिफ्ट होता है एक कॉमेडी क्लब में, जहां पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन नीरज कॉमेडी कर रहा होता है। और यहीं पर हम विक्टर और जे को देख पाते हैं, जो कि यहां पर मौजूद थे और उस परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो विक्टर नीरज के पास जाता है और उससे मुलाकात करता है। यहाँ बातों ही बातों में नीरज उससे एक बिजनेस प्लान के बारे में बात करता है। वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन करते हो और उसके काफ़ी सारे फंक्शंस और पार्टी वगैरह वो अरेंज किया करता है, क्यों ना तुम उस पार्टी और फंक्शन में परफॉर्म करो। ये सारी बातें सुनने के बाद नीरज उससे कुछ जानना चाह रहा था। यहाँ पर विक्टर उसे बताता है कि वो रतलाम में रहता है, लेकिन दिल्ली में वो कभी कभी ही आया करता है और उन्हें परफॉर्म भी रतलाम में ही करना है। तो नीरज रतलाम में परफॉर्म करने के लिए मान जाता है। और जब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से नीरज की गर्लफ्रेंड जीनिया यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर विक्टर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो लोग उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। और ऐसे में अगर जीनिया को पता चला कि रतलाम में जाकर नीरज की मौत हुई है तो पूरा का पूरा शक विक्टर के ऊपर आएगा। और यहीं पर हम अविनाश को भी बैठा हुआ देख पाते हैं, यानी कि जे को,
जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नीरज और विक्टर आपस में बैठे हुए थे। यहाँ पर दोनों रतलाम जाने का प्लान बना रहे होते हैं और ये सारी बातें दूर अविनाश मतलब कि जे भी सुन रहा होता है। तो यहाँ पर विक्टर नीरज से कहता है कि उसने रतलाम जाने के लिए ट्रेन की टिकटें बुक कर दी है, लेकिन ये बात सुनने के बाद नीरज उससे कहता है कि वो ट्रेन से कैसे जा सकता है, क्योंकि वो तो हमेशा फ्लाइट से जाया करता है। जिस पर कि विक्टर उससे कहता है कि रतलाम के नियरेस्ट एयरपोर्ट 150 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो लोग ट्रेन से जाएंगे। तो नीरज भी ट्रेन से जाने के लिए मान जाता है। यहाँ कबीर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, साथ ही उसे याद आता है कि उसने रेडियो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को चेक नहीं किया है, इसलिए वो लोग तुरंत ही रेडियो स्टेशन जाने का प्लान बनाते हैं और सबसे पहले वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ शैरली एक होटल आती है जहाँ पर वो जे से मिलने के लिए आई थी और शैरली को ये बात नहीं मालूम है कि उसके पीछे पुलिस भी लगी हुई है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान है। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं जो कि जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो सीसीटीवी में उसे जे यानी कि अविनाश मिल जाता है, जो कि उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा होता है। जिसके बाद कबीर के पास वही पुलिस वाले फोन करते हैं और बताते हैं कि शैरली एक होटल आई है और वो किसी से मिलने के लिए आई है। जिसके बाद कबीर अपने बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है और सबसे पहले उन्हें इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताता है जिसमें कि जे मौजूद था। लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर कबीर से कहता है कि सबसे पहले सिर्फ हमें एक ही चीज करनी है और वो ये कि इस मिशन के बारे में किसी भी हालत में मीडिया तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मीडिया के हिसाब से जे अभी भी मेंटल हेल्थ केयर के हॉस्पिटल में है और ये बात अगर मीडिया को पता चली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वो ऑफिसर कबीर से वो सीसीटीवी फुटेज की पेन ड्राइव को तोड़वा देता है। यहाँ से निकलने के बाद कबीर तुरंत ही आभा के पास जाता है और वो उसे कुछ बातें बताना चाह रहा होता है। दरअसल यहाँ पर कबीर ने कुछ एनालाइज किया था और वो उसे बताता है कि अभी तक जे ने जिन जिन लोगों को मारा है उसने उन लोगों को एक सीक्वेंस में मारा है। मतलब कि अविनाश के साथ जिन लोगों ने जिस साल में बुरा बुरा किया उसी साल के सीक्वेंस के हिसाब से जे उन्हें मार रहा है। तो ये सिलसिला 1993 से 2008 तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर कबीर उससे कहता है कि अब 2009 से उसके साथ किसने बुरा बुरा किया ये उसे जानना है, क्योंकि अगर उसने ये सारी चीजें जान ली तो वो उसे बॉर्न कर सकता है और इस आदमी को मरने से रोक सकता है और साथ ही अविनाश को। जिस पर आभा उससे कहती है कि हालात अभी बहुत बुरे हैं और कल परसों क्या हुआ उसे ये याद नहीं रहता, तो वो 10-12 साल पुरानी बातों को कैसे याद कर सकती है। यहाँ से निकलने के बाद कबीर को ऑफिसर के द्वारा पता चलता है कि शैरली उस होटल में किसी लोकल आदमी से मिलने के लिए गई है। उस आदमी से उसका ज्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है और ये बात सुनने के बाद कबीर को कहीं ना कहीं ये बात खटक जाती है और वो तुरंत ही उस होटल के लिए निकलते हैं जहाँ पर विक्टर पहले से ही मौजूद था। जिसके बाद विक्टर जब लिफ्ट की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे कबीर और उसके ऑफिसर्स खड़े हुए हैं और अगर उन ऑफिसर्स ने विक्टर को देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये ऑफिसर्स वही हैं जो कि विक्टर से मिलने के लिए उसके घर आए थे और विक्टर ने उनसे झूठ कह दिया था कि उसके पिता की हाल ही में डेथ हो चुकी है, इसलिए वो कहीं पर भी नहीं आ जा रहा है। इसलिए यहाँ पर विक्टर एक कॉल का बहाना करके वहाँ से चुपचाप निकल पड़ता है। जिसके बाद वो जे के पास बार बार कॉल करता है, लेकिन जे के पास कॉल नहीं लग रहा होता है और यहाँ पर कबीर और उसके ऑफिसर्स लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाने लगते हैं। अब क्योंकि जे के पास कॉल नहीं लग रहा होता है, इसलिए विक्टर सीढ़ियों के रास्ते से एक कमरे में पहुँचता है और एक फ़ोन के द्वारा जे को कॉन्टेक्ट करता है और उसे बताता है कि कबीर और उसके ऑफिसर्स तुम्हारी ही तरफ तुम्हारे कमरे में आ रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कबीर उसी कमरे में आ जाता है और आते ही सबसे पहले वो एक कमरे में शैरली को देखता है और फिर वहाँ के रूम को चेक करने लगता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे जे नहीं मिलता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो इसी घर में है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। जिसके बाद जब वो बालकनी में जाता है तो वो देखता है कि जे लिफ्ट के सहारे नीचे जा रहा है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिसके बाद एक ऑफिसर लिफ्ट के पास आता है और यहाँ पर कबीर सीढ़ियों के रास्ते से नीचे जा रहा होता है। वो ऑफिसर बताता है कि लिफ्ट कहाँ पर रुकी है और वो लिफ्ट रुकती है बेसमेंट के नीचे। अब क्योंकि जे लिफ्ट से था इसलिए वो पहले ही बेसमेंट में पहुंच चुका था, जहाँ पर एक कार में विक्टर उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद कबीर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। कार चालू होती है और कबीर उसके जस्ट सामने होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, लेकिन विक्टर यहाँ पर किसी तरह से चकमा देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कबीर उसके पीछे होता है और वो उस कार के गेट को भी खोल लेता है। और इससे पहले कि कबीर कार के अंदर घुस पाता, एक मोड़ आता है जिसके कारण कबीर गिर जाता है। तो इस तरह से विक्टर और जे बाल बाल बचे। यहाँ पर कबीर ने विक्टर का चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर वो एक ऑफिसर से कहता है कि मेरे फोन को ट्रैक करो, क्योंकि यहाँ पर कबीर ने उस कार में अपने मोबाइल को फेंक दिया था
और इस बात से विक्टर और जे अनजान थे। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। तो 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्टर और जे को, जो कि किसी तरह से कबीर से बचकर भाग गए थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी कार में कबीर का सेल फोन पड़ा हुआ है और वो लोग ट्रेस भी हो रहे हैं। यहाँ पर कबीर और उसके ऑफिसर्स कंट्रोल रूम के द्वारा कबीर के सेल फोन को ट्रेस करते हैं, जो कि पहाड़गंज के रास्ते से जा रहे होते हैं और कबीर भी उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। जिसके बाद वो लोग एक गली की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पर कि उनका सिग्नल जा रहा होता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि वही कार खड़ी हुई है जिससे कि वो लोग भागे थे। जैसे ही वो पास जाते हैं तो यहाँ पर कबीर देखता है कि उसका सेल फोन जो है वो सामने की ओर रखा हुआ है, जिससे कि वो समझ गया है कि इन लोगों ने हमें मामू बना दिया है और वो चकमा देकर दूसरे रास्ते से भाग गए हैं। दरअसल जे ने कबीर के सेल फोन को कार में देख लिया था और तभी उसने ये प्लान बनाया। अब आगे विक्टर और जे को हम उनके घर में देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने जीनिया की कैट को भी उठाकर ले गए थे। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस घर में वो रुके हुए हैं वो घर नील बहल का, मतलब कि विक्टर के पिता का है, और बेसमेंट का जो काम करवाया था वो सारा का सारा काम विक्टर ने ही करवाया था, ताकि उस जगह के बारे में किसी को भी मालूम ना चले। और विक्टर और जे जहाँ पर रह रहे हैं वो बिल्कुल असाइलम के सामने है, मतलब कि विक्टर और जे जहाँ से भागे थे वो वहीं पर रह रहे हैं। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं सैरली को, जैसे कि कबीर ने अपने साथ ले आया था पूछताछ करने के लिए। कबीर सैरली से कहता है कि जे तुम्हारे साथ लगभग उस रूम में 3 घंटे के लिए रुका था, तो तुम उसे प्रोटेक्ट करना बंद करो। जिस पर कि सैरली उससे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है और वकील की मांग करती है। यहाँ पजल के 150 फ्रेम में से 49 फ्रेम अपलोड हो चुके थे, मतलब कि 150 फ्रेम अगर सीबीआई तक पहुंच गए तो सारी फोटोज उनके पास तक पहुंच जाएगी और वो पजल सॉल्व हो जाएगी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जीनिया की कैट गुम हो जाती है। इसके कारण वो सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करती है और वो काफी ज्यादा चिंता में भी लग रही थी। इसलिए यहाँ पर नीरज विक्टर के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि रतलाम जीनिया नहीं जा सकती क्योंकि उसकी कैट गुम हो चुकी है और इसलिए वो उसे ढूंढेगी। लेकिन इसके लिए विक्टर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो कैट तो उसी के पास है और उन्हीं का ये प्लान था। जिसके अगले सीन में हम फ्लैशबैक के एक सीन को देखते हैं, जिसमें कि नीरज एक शो के लिए परफॉर्म कर रहा होता है। सामने उसका डायरेक्टर खड़ा हुआ था और वो उसे बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि नीरज ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा होता है। जिससे कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि नीरज की जब आंखें थी लेकिन उसकी आंखें कमजोर थी और उसे धुंधला दिखाई दिया करता था, जिसके कारण उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए एक दिन वो एक तंत्र मंत्र वाले बाबा को बुलाता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर हमें एक हवन करना होगा, लेकिन ये हवन घर के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, तभी कुछ काम का होगा, वरना ये कोई काम का नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एक पिल्लर जो है वो बिल्कुल जस्ट बीच में आ रहा होता है, इसलिए ये पिल्लर अगर टूट जाए तो हवन यहीं पर 3 दिन के लिए चलेगा। लेकिन नीरज इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसी के घर के ऊपर अविनाश का भी घर है और अगर उस पिल्लर को तोड़ दिया जाए तो उसका घर भी टूट सकता है। लेकिन इस बात की बिना कोई परवाह किए वो इस पिल्लर को तोड़ देता है, जिससे कि अविनाश के घर के साथ साथ नीरज का घर भी बिखर जाता है और पूरी तरह से तबाह हो जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अविनाश भी आता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अपना घर पाने का उसका एक सपना था जो कि सपना बिखर चुका है। तो आगे हम देखते हैं कि आभा कबीर के पास जाती है और नीरज की ये सारी बातें वो कबीर को बताती है कि नीरज ही वो आदमी है जिसने कि लास्ट बार अविनाश को हर्ट पहुंचाया था, क्योंकि उसका घर बनाने का सपना था। तो अब कबीर नीरज को प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर आभा अविनाश को मैसेज करके बता देती है। दरअसल ये सब कुछ अविनाश का ही प्लान होता है नीरज के बारे में बताने का। अब अगले सीन में हम देखते हैं सैरली को, जो कि जे के पास कॉल करती है और वो कहती है कि कबीर को हमारे बारे में पता चल चुका है और हम कुछ प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। तो नीरज की रतलाम जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जीनिया उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आती है और फिर थोड़ी ही देर के बाद जे और विक्टर नीरज को लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर जीनिया विक्टर को देख ना ले इसलिए वो फोन पर बात करने का नाटक करता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग निकलते हैं पीछे से कबीर की पूरी टीम नीरज के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे तब तक तो वो लोग निकल चुके थे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें ये बात तो पता चल चुकी थी कि वो लोग स्टेशन की तरफ गए हैं क्योंकि वो रतलाम जा रहे हैं। जिसके बाद हम कैब में देखते हैं कि नीरज जब वॉइस कमांड से जीनिया के पास मैसेज कर रहा होता है, जिसके बाद विक्टर नीरज से उसका मोबाइल दिखाने को कहता है और जैसे ही नीरज विक्टर को मोबाइल देता है तो विक्टर उसकी सिम को एक दूसरे मोबाइल में लगाकर उस मोबाइल को एक बस में फेंक देता है, जिससे कि अगर अब कोई मोबाइल ट्रेस करेगा तो वो लोकेशन उस बस की बताएगी। तो अब नीरज और विक्टर स्टेशन पर पहुंच चुके थे और उनकी ट्रेन आने ही वाली होती है और पीछे हम देखते हैं कि कबीर उसकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी और वो नीरज की सीट के बारे में भी पता कर लेते हैं कि किस बोगी में उसकी सीट है।
तो कबीर बिना कोई देरी किए तुरंत ही उस बोगी में जाने लगता है और जैसे ही वो उस ट्रेन के डब्बे में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर नहीं है। वहां पर 2 पैसेंजर भी बैठे हुए थे। कबीर उनसे जब पूछता है तो वो पैसेंजर कबीर को बताते हैं कि ये सीट तो फिलहाल खाली है और यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। कबीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग कहाँ गए, क्योंकि नीरज का नाम लिस्ट में था और वो बोगी में नहीं है, तो अब वो कहाँ जा सकते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि उनके सामने वाली ट्रेन में हम जे और विक्टर और नीरज को देखते हैं, जो कि कबीर की पूरी टीम को देख रहे होते हैं और वो इन्हें नहीं देख पाते हैं। दरअसल ये सब कुछ जे का प्लान था कि सेम टाइम पर सेम ट्रेन, लेकिन ट्रेन दूसरी जगह जाएगी, मतलब कि वो रतलाम ना जाकर लखनऊ जाएगी। यहाँ पर नीरज जब जीनिया को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लगता है, क्योंकि विक्टर ने उसकी सिम चेंज कर दी थी। तो यहाँ पर नीरज का मोबाइल भी ट्रेस हो चुका था, लेकिन वो मोबाइल उन्हें एक बस में मिलता है, जिससे कि उन्हें ये मालूम चल गया था कि ये सब कुछ जे का ही प्लान है और फिर से उन लोगों ने उन्हें मामू बना दिया है। अब रात हो चुकी थी और पुलिस वाले सैरली के घर के सामने उसकी निगरानी कर रहे थे और ये सब कुछ सैरली को भी मालूम है कि वो लोग उसके ऊपर निगरानी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जे और विक्टर एक सही मौका देखकर नीरज को मारना चाहते थे, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और यही उनका प्लान था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, टीसी यहाँ पर एक लड़के को लेकर आता है और टीसी उन्हें बताता है कि ये इंडिया हॉकी टीम की वाइस कैप्टन है और कहीं भी सीट नहीं मिल रही थी और क्योंकि तुम्हारे पास एक सीट खाली है इसलिए उसने यहाँ पर उसे लेकर आया है। तो यहाँ पर नीरज उनसे कहता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात होगी, इसलिए वो लोग उसे बिठा लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रात के 3:30 बज चुके थे तो वो लोग नीरज को उठाते हैं और कहते हैं कि स्टेशन आ चुका है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन उससे पहले हम वॉशरूम चल देते हैं क्योंकि हमें बहुत दूर जाना होगा। और जब वो लोग वॉशरूम जा रहे होते हैं तभी एक आदमी नीरज से टकराता है और वो नीरज से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक कॉमेडियन शो करते हो, और वो यहाँ पर एक सेल्फी भी लेता है। साथ ही जब नीरज उससे कहता है कि क्या तुम भी रतलाम जा रहे हो, तो वो आदमी उससे कहता है कि मैं रतलाम नहीं बल्कि लखनऊ जा रहा हूँ। और ये बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं नीरज को बहुत अजीब लगा और विक्टर पर पूरी तरह से शक हो गया। वो उससे कहता है कि उसे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि कैब से ही उसका मोबाइल भी नहीं चल रहा है, ना ही जीनिया के पास कॉल लग रहा है, जिसके बाद हम लोग रतलाम नहीं बल्कि लखनऊ जा रहे हैं। और साथ ही उसे महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ पर हम 3 लोग खड़े हुए हैं कि तभी अविनाश उसे घर टूटने वाला इंसिडेंट याद दिलाता है और यहाँ पर वो लोग नीरज को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। अब जैसे ही वो लोग ट्रेन से उतरते हैं तो यहाँ पर अविनाश विक्टर से कहता है कि हमें कन्नौज निकलना होगा, क्योंकि सैरली उसका इंतजार कर रही है। जिस पर विक्टर उससे कहता है कि कन्नौज तुम अकेले जाओ, वो तुम्हें दिल्ली में ही मिलेगा। जिसके बाद विक्टर एक फोन घुमाता है और वो फोन उसने किसके पास किया था नहीं मालूम, लेकिन उसने कहा था कि अगर वो अविनाश को पकड़ना चाहते हैं तो कन्नौज आ जाओ। तो आगे कन्नौज में हम जे और सैरली को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और C16 के बारे में जब वो बात करने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नज़र सामने जाती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने कबीर और उसकी पूरी टीम थी। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कबीर ने कन्नौज में अविनाश को पकड़ लिया था जब वो सैरली से बात कर रहा होता है और अविनाश को पकड़वाने में उसकी हेल्प कोई विक्टर ने नहीं की, बल्कि उसे पकड़वाने में सैरली ने उसकी हेल्प की है। सैरली मजबूर थी, इसलिए उसने जे को पकड़वा दिया। साथ ही हमें इसका कारण भी बताया जाता है। जब कबीर ने सैरली को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया था तो यहाँ पर कबीर ने एलन का जिक्र किया था और एलन सैरली का भाई होता है जो कि पुलिस स्टेशन में कई दिनों से बंद है और यहाँ पर सैरली चाहती है कि वो किसी भी तरह बाहर आए। इसलिए यहाँ पर कबीर उसके सामने एक डील रखता है कि अगर सैरली जे को पकड़वाने में हमारी मदद करती है तो वो एलन को किसी भी हालत में बाहर लेकर आएगा, ये वो वादा करता है। और इसीलिए सैरली ने कबीर की बात मान ली थी और जे को उसने पकड़वा दिया था। कबीर यहाँ पर जे से बात कर रहा होता है कि अविनाश एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और जब कबीर और जे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कन्नौज पुलिस यहाँ पर आ जाती है। दरअसल कन्नौज पुलिस को किसने फोन किया था ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल प्रीवियस नाइट को विक्टर ने जिसको कॉल किया था वो इन्हीं को किया था। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कबीर को कॉल किया है, जबकि ऐसा नहीं था। विक्टर ने कन्नौज पुलिस के पास कॉल करके जे के बारे में खबर की थी। तो कन्नौज पुलिस अब जे को किसी भी हालत में अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन कबीर उनसे मना करता है। साथ ही जब कबीर यहाँ पर अपने बड़े ऑफिसर से बात करता है तो वो उन्हें बताते हैं कि कल संडे है
और कल संडे है, इसका मतलब कि कोर्ट बंद रहेगी, इसलिए एक दिन उसे उसी लॉकअप में रहना पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी कबीर को अपने बड़े ऑफिसर की बात माननी पड़ती है और जे को उनके हवाले करना ही पड़ता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जे कन्नौज पुलिस के थाने में बंद था। जे को यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए ही बंद रहना पड़ेगा। कल कबीर ऑर्डर्स लेकर आ जाएगा, जिसके बाद कबीर जे को यहाँ से ले जाएगा। साथ ही अविनाश यहाँ पर 11 साल पुरानी एक मेमोरी को याद करता है जब आभा प्रेग्नेंट थी, और ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक साफ सफाई करने वाला आदमी उसी लॉकअप का दरवाजा खोलकर अंदर आता है जहाँ पर कि अविनाश बंद था। साथ ही वो साफ सफाई वाला कर्मी अविनाश से कहता है कि उसके पास सिर्फ 1 ही घंटा है, 1 घंटे के अंदर उसे जिससे बात करनी है वो इस 1 घंटे में जल्दी से जल्दी कर ले। दरअसल इस आदमी को विक्टर ने भेजा था। विक्टर ने उसको ढेर सारे रुपए दिए थे, जिसके बदले में उसे ये काम करने के लिए कहा था, और वो आदमी मान भी गया था। अब अविनाश उसी साफ सफाई करने वाले आदमी की ड्रेस पहनता है, कमरे से बाहर आता है, जिसके हाथ में एक कागज भी था और उस कागज में इस जेल का मैप बना हुआ था। और ये जो प्लानिंग चल रही होती है, ये प्लानिंग असाइलम से चलती आ रही है। दरअसल असाइलम में ही उन लोगों ने ये सब कुछ प्लान कर लिया था। अविनाश का जेल में आना भी एक प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब विक्टर असाइलम से निकला था तो अविनाश ने उसे मनोज गुप्ता नाम के एक आदमी के बारे में पता करने को कहा था, जिससे कि हमें पता चलता है कि अगला टारगेट मनोज गुप्ता है, जो कि इसी जेल में बंद है। सब कुछ प्लान के तहत चल रहा होता है, क्योंकि नीरज के बाद उसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाने का सहारा होगा शैरली। और फिर विक्टर ने कन्नौज पुलिस को कॉल कर दिया था, इसी कारण अविनाश को यहाँ पर भेजा गया। मतलब कि अविनाश का एक तीर से 2 निशाने वाला प्लान था। जेल में ही एक इत्र कार्यशाला थी, जहाँ पर कि सारे कैदी मिलकर इत्र बनाया करते थे। यहीं पर मनोज गुप्ता भी काम किया करता है और अविनाश को उसे मारना है। मनोज गुप्ता को आखिर क्यों मारना है, ये हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद जब सभी की छुट्टी हो जाती है तो अविनाश मनोज से मिलता है और मनोज को एक सिगरेट देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मनोज भी सिगरेट पीने लगता है, जिसके बाद अविनाश मनोज से कुछ सवाल पूछने लगता है और जानने लगता है कि आखिर उसने जो भी जुर्म किया हो उसका उसे अभी तक अफसोस होता है या फिर नहीं। यहाँ पर मनोज उसे बताता है कि उसे कोई अफसोस नहीं है, जिससे कि अविनाश को ये बात तो पता चल जाती है मनोज ने जो कुछ भी किया उसका उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इसलिए अविनाश और मनोज के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और यहाँ पर अविनाश मनोज को मारने लगता है। अब आगे हमें बताया जाता कि आखिर अविनाश मनोज गुप्ता को मारना क्यों चाहता है। इसलिए 11 साल पहले की एक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें कि आभा जब अपने घर आ रही होती है तो मनोज और उसके साथ ही आभा को रास्ते में रोक लेते हैं और उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर मनोज आभा से 15,000 रुपए मांगता है। अब क्योंकि आभा के पास कैश नहीं था, इसलिए वो जब अविनाश के पास कॉल करती है तो मनोज का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पर आभा के ऊपर हाथ उठा देता है, जिससे कि आभा पेट के बल सड़क पर गिर जाती है और इसी के वजह से आभा ने अपने बच्चे को खो दिया था। इसलिए अविनाश जेल में मनोज गुप्ता को बेरहमी से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीबीआई के पास पजल वाली फोटो में ये बात तो उन्हें पता चल चुकी थी कि ये एक लड़की की फोटो है, लेकिन पूरी तरह से वो खुल नहीं पाई थी, इसलिए उन्हें अभी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही थी। तो कबीर ने ऑर्डर्स लेकर आ गया था, इसलिए वो अब अविनाश को कन्नौज जेल से अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि अविनाश ने हाल ही में एक मर्डर करके आया है। तो अब कबीर टेंशन फ्री हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो जे और अविनाश को किसी तरह से असाइलम में फिर से बंद कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर जे प्रकाश की तरफ देखता है और उसे अपने घर फोन लगाने को कहता है। और जब वो अपने घर फोन करता है तो उसकी वाइफ माधुरी फोन उठाती है। यहाँ पर हम विक्टर को भी देख पाते हैं, जो कि उन्हीं के घर पे मौजूद था और ये बातें जे ने उन सभी को बता दी थी। जे ने उनसे कहा कि अगर वो माधुरी उसकी पूरी फैमिली को जिंदा चाहता है तो उसे यहाँ पर छोड़ना होगा, वरना वो प्रकाश की पूरी फैमिली को मार डालेगा। यहाँ पर कबीर जे से कहता है कि अभी तक ये लड़ाई हमारे और तुम्हारे बीच में थी, लेकिन तुमने इस लड़ाई को पर्सनल बना दिया है। इसके बावजूद कबीर उसे छोड़ने के लिए राजी तो हो जाता है। साथ ही कबीर उससे कहता है कि तुमने जितने भी लोगों को मारा ठीक है, लेकिन अब जो 4 लोग बचे हैं तुम उन्हें नहीं मार पाओगे। लेकिन यहाँ पर जे उससे कहता है कि 4 नहीं 3, क्योंकि उसने मनोज गुप्ता को जेल में ही मार दिया है। और यहाँ पर कबीर उसे छोड़ देता है। कबीर मजबूर था, इसलिए उसे जे को छोड़ना पड़ा और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि वह कबीर के बड़े अधिकारी जे के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कबीर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। अब उसे क्या करना चाहिए था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए कबीर मीडिया के पास पहुंच जाता है और मीडिया वाले तो चाह ही रहे थे कि कबीर उनके पास आए, क्योंकि रावण केस के बारे में कबीर से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि जे छूटने के बाद सीधा आभा के पास जाता है और वो उसे बताता है कि मनोज गुप्ता को उसने मार दिया है। साथ ही वो उससे कहता है
कि हम तो मनोज गुप्ता को भूल गए थे, लेकिन जे नहीं भूला, इसलिए उसे मरना पड़ा। लेकिन मनोज गुप्ता को जब वो मार रहा था तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि मनोज गुप्ता को उसने तड़पा तड़पा कर मारा। और यहाँ कबीर न्यूज चैनल पर अविनाश के बारे में बताता है कि उसने 7 लोगों को मार दिया है और अब वो सिर्फ 3 लोगों को मारने वाला है। इसलिए अगर तुम्हें पता है कि वो 3 लोग कौन है तो वो लोग सतर्क हो जाए। साथ ही अगर अविनाश तुम्हें जहां भी दिखाई दे तो उसे जरूर खबर करे। ये सारी न्यूज सिटी में फैल जाती है। साथ ही ये खबर उसके बड़े अधिकारी के पास भी पहुंच चुकी थी। साथ ही ये न्यूज आवा और अविनाश भी देख रहे होते हैं, जिसमें कि कबीर उन्हें चेतावनी दे रहा होता है कि उसकी दुनिया अब छोटी हो गई है, क्योंकि वो उसे किसी भी हालत में पकड़कर ही मानेगा। साथ ही वो पब्लिक से विनती करता है कि अगर वो जे के विक्टिम है या फिर वो किसी जे के विक्टिम को जानते हैं तो पुलिस को खबर जरूर करे, वरना 3 जिंदगियां और भी बची हैं जो कि मारी जा सकती हैं। मतलब कि अब रावण केस फिर से खुल चुका है और पूरी की पूरी सिटी में ये बात फैल चुकी है कि फिर से जे वापस आ गया है, इसलिए अब सबका डरना तो तय है। तो अब आगे रावण के 3 सिर के लोगों के होने वाले हैं और जे उन्हें किस तरह से मारेगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। तो 6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कबीर न्यूज टीवी पर अविनाश को चेतावनी दे रहा होता है कि वो अब उससे नहीं बच सकता। जिसके बाद अविनाश अपनी बेटी सिया को देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अविनाश कई दिनों से उससे नहीं मिला था और सिया उससे नफरत भी करने लगी थी जे के कारण। इसलिए वो उससे गले मिलता है और साथ ही वो उसे एक डॉग वाला गिफ्ट देता है जो कि उसने जेल में ही बनाया था। लेकिन तभी अचानक से उनके घर की डोरबेल बजती है और जब आभा चेक करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उनके दरवाजे पर कबीर आया हुआ है और उसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि अविनाश अंदर ही था और अगर कबीर उसे पकड़ लेगा तो वो फिर से असाइलम में डाल देगा। जिसके बाद अविनाश पीछे वाले कमरे में छिप जाता है। जिसके बाद कबीर अंदर आता है और वो आभा से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। यहाँ पर आभा उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसने लाइव टीवी पर अविनाश को चेतावनी दी थी। लेकिन तभी कबीर की नजर सिया के हाथ में रखे उस डॉगी पर जाता है जो कि अविनाश ने उसे दिया था। और यहाँ पर कबीर याद करता है कि उस डॉगी को जिस द्रव से बनाया गया है उस द्रव को उसने असाइलम में देखा था। कबीर को थोड़ा थोड़ा शक हो गया था कि अविनाश यहीं पर है, इसलिए वो आभा से 1 गिलास पानी मांगता है। और जब आभा जैसे ही किचन में पानी लेने के लिए जाती है तो यहाँ पर कबीर सिया से बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर अविनाश सरेंडर कर देता है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो हम उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। और ये सारी बातें पीछे वाले कमरे से अविनाश भी सुन रहा होता है। लेकिन तभी उनका डॉगी पीछे वाले कमरे के दरवाजे के पास जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे कि कबीर को और भी ज्यादा शक हो जाता है कि उस दरवाजे के पीछे जरूर ही अविनाश छिपा है। लेकिन यहाँ पर सिया उस कमरे का दरवाजा खोलती है और वहाँ से उस कुत्ते का टॉय निकालती है और कहती है कि वो इसी टॉय के कारण भौंक रहा था। जिसके बाद जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो बाहर एक बहुत बड़ी मीडिया का ग्रुप खड़ा हुआ था जो कि इनकी तस्वीर वगैरह ले रहे थे। तो अब घर से अविनाश जैसे ही निकलता है और जब वो विक्टर के साथ कार से जा रहा होता है तो वो विक्टर से कहता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि सिया को झूठ बोलना पड़ रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्राइम ब्रांच की एक मीटिंग बैठती है जिसमें कि मिस्टर कॉल सबको बताते हैं कि ये सारी गलती कबीर साबंत की है, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसी ने मीडिया के सामने अविनाश का नाम लेकर आया था, जिसके कारण जनता खौफ में चली गई है। इसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि कबीर को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब कबीर तो सस्पेंड हो चुका था, लेकिन उसने अविनाश की इन्वेस्टिगेशन करना नहीं भूला था और वो यहाँ पर विक्टर के बारे में जानना चाह रहे थे। अब क्योंकि इस लड़की ने विक्टर को देखा था, इसलिए वो लोग इससे उसका हुलिया पूछते हैं। यहाँ पर वो बताती है कि वो पतला सा है, कैप पहनता है और उसके मोबाइल में एक अलार्म बजता है, जिससे कि उसे उस वक्त पर मेडिसिन खानी ही पड़ती है। ये बात सुनने के बाद कबीर तुरंत ही डॉक्टर सिद्धार्थ के पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे असाइलम में कोई ऐसा पेशेंट था जो कि अलार्म के द्वारा मेडिसिन खाता था। तो डॉक्टर सिद्धार्थ कहता है कि फिलहाल तो उसे कोई नहीं मालूम है। जिसके बाद जब डॉक्टर सिद्धार्थ और आभा आपस में बैठे हुए थे और दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स यहाँ पर आते हैं और आभा को अपने साथ ले जा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर जो है वो सिया के स्कूल पहुंच चुका था। स्कूल में पहुंचने के बाद वो सिया से मुलाकात करता है और उसे बताता है कि वो तुम्हारे पापा का फ्रेंड है। यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बातें होती है और सिया भी उसे पसंद करने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आभा क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच चुकी है। यहाँ पर मिस्टर कॉल उससे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो उसकी चेकिंग करवाने के लिए ले जाते हैं, जहां पर एक औरत उसके कपड़े उतरवा कर सारी चेकिंग करती है, जो कि उसे काफ़ी ऑड और बुरा लगता है। अब मिस्टर कॉल उससे पूछते हैं कि अगला टारगेट कौन है, लेकिन यहाँ पर आभा को कुछ भी नहीं मालूम है
और उसके कपड़े उतरवा दिए थे, इसलिए वो काफी गुस्से में भी थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि क्राइम ब्रांच में कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि खुद के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अविनाश के साथ बुरा किया था, इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, कहीं अविनाश उन्हें ना मार दे। अब रात हो जाती है और विक्टर अपने कंस्ट्रक्शन वाले हाउस से जब वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे मिस्टर सिद्धार्थ मिलता है। वो दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ देखते हैं कि विक्टर का गोली खाने का टाइम हो गया, मतलब कि उसके मोबाइल में एक अलार्म बजता है। साथ में वो उसकी कार में एक रखी टोपी को भी देखता है, जिससे कि डॉक्टर सिद्धार्थ को विक्टर के ऊपर पूरी तरह से शक हो गया था कि कबीर जिस इंसान के बारे में बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही है। जिसके बाद वो उसी कंस्ट्रक्शन वाले हाउस में घुसने लगता है जहाँ के दरवाजे खुले हुए थे। वो अंदर भी घुस जाता है जहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ था और वहीं पर एक डायरी भी रखी हुई थी, जिसका पहला पन्ना खोलने पर उसे जे दिखता है। साथ ही आगे जब वो और खोलता जाता है तो उसमें रावण की पूरे के पूरे 10 सर थे और उन सभी के नीचे उन सारे लोगों के नाम थे जिन्हें कि उन्होंने मार दिए हैं, और आगे कई सारे और भी लोगों के नाम थे जिन्हें कि वो मारने वाले थे। लेकिन यहाँ पर वो कबीर के पास जब कॉल करता है तो उसका कॉल बिजी बताता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे जे खड़ा हुआ था और वो डॉक्टर सिद्धार्थ को एक बहुत ही बुरी मौत मारता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विक्टर भी आ चुका था, जिसके बाद अविनाश यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ के ईमेल से एक मेल लिखता है और एक लीव एप्लीकेशन छोड़ता है, जिसमें कि वो बताता है कि वो एक कैंप के लिए कहीं दूर जा रहा है। और जैसे ही वो मेल को फॉरवर्ड करता है कि तभी कबीर सावंत का फ़ोन उसके पास आने लगता है, लेकिन यहाँ पर अविनाश कबीर का कॉल नहीं उठाता है। और यहीं पर विक्टर अविनाश से कहता है कि पहली बार उसे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी गलत आदमी को मार दिया है, लेकिन यहाँ पर अविनाश उससे कहता है कि कभी कभी गलत भी सही होता है। और आखिर में वो डॉक्टर सिद्धार्थ को एक कार में भरकर एक तालाब में छोड़ देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है। 7वें एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीडिया वाले जब अपने चैनल पर न्यूज चला रहे होते हैं तभी अचानक से उनके पास एक फाइल आती है, और जब वो उसे चलाते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रावण किलर फिर से एक आदमी को मारने वाला है। और वो वीडियो न्यूज चैनल पर भी चल रही होती है, जिसके पीछे कबीर का वीडियो भी चल रहा होता है, जिसमें कि उसने अविनाश को चेतावनी दी थी। तो इस न्यूज को क्राइम ब्रांच के लोग और कबीर भी देख रहा होता है, जिसके बाद जे उस आदमी को मार देता है। ये सब देखकर कबीर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और फिलहाल तो वो ऑफिशियल रूप से कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सस्पेंड है। अगले सीन में हम आरबी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि दुबई में रहता है, और उसे डर था कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो, इसलिए वो दिल्ली नहीं आ रहा था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब वो दिल्ली आने का प्लान बना लेता है। साथ ही हमें यहाँ पर यह बात भी पता चलती है कि हाल ही में जे ने जिस आदमी को मारा है वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है, क्योंकि जिस गन से उसे मारा गया था वो नकली गन है। अब अगले सीन में हम सिरोही को देखते हैं जो कि कबीर के घर पर आती है और एलन के बारे में बात करती है। दरअसल यहाँ पर सिरोही उससे कहती है कि एलन जब उस रात पकड़ा गया था तो उसके साथ बोबी थी, लेकिन एलन ने उसका नाम नहीं लिया और खुद फंस गया। अब आगे 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल में आरबी और उसके कई सारे दोस्त मौजूद थे जो कि बहुत दिनों के बाद मिले थे। अब आरबी एक बहुत पॉपुलर इंसान बन गया है, क्योंकि वो कार को मैन्युफैक्चर करता है और उसकी कार काफी महंगी बिकती है। लेकिन यहाँ पर उसे एक इंसिडेंट याद आता है जब उसने एक ब्रेंच पर बायोलॉजी के टीचर का नंबर लिख दिया था, जिसके कारण वहाँ के प्रिंसिपल ने उसे जोरदार चांटा मारा था, और वो चांटा उसे अभी भी याद है। और प्रिंसिपल ने उसे क्या क्या कहा था वो सारी बातें अभी भी उसे याद है। जबकि आरबी के पिता बोर्ड मेंबर थे, लेकिन प्रिंसिपल को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश के पिता है। यहाँ पर अविनाश उसकी बेटी की तस्वीर दिखाने के लिए आया था, क्योंकि वो पिता बन चुका था, और यहीं पर अविनाश की बेटी को उन्होंने सिया नाम दिया था। तो आगे हम देखते हैं कि पार्टी में एक फंक्शन चल रहा होता है, और यहीं पर आरबी और आरबी के दोस्त शराब पी रहे होते हैं, सबसे छिप छिप कर। लेकिन ये सब करते हुए यहाँ के प्रिंसिपल मतलब कि अविनाश के डैड देख लेते हैं और वो आरबी को सुनाने लगते हैं, जिसके बदले में आरबी उनसे कहता है कि अब वो बहुत पॉपुलर हो चुका है, इसलिए उसे चिल्लाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक जोरदार आर्गुमेंट होती है और आरबी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो प्रिंसिपल को धक्का दे देता है, जिससे कि उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। दूर खड़ा हुआ अविनाश ये सब कुछ देख रहा होता है, और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अविनाश के अंदर जे भी ये सब कुछ देख पा रहा था। अब प्रेजेंट के सीन में हम कबीर को देखते हैं जो कि वही वीडियो देख रहा था जिसमें कि जे ने उस आदमी को गोलियों से मारा था। लेकिन यहाँ पर कबीर को उस मर्डर में कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वो बार बार उस वीडियो को सुनता है और उसे पता चलता है कि वो गन नकली थी, क्योंकि जब उसने गोलियां चलाई थी तो बुलेट्स नीचे नहीं गिरी थी। इससे ये साबित हो जाता है कि उसने ये नकली ड्रामा किया है। तो आगे
आगे हम देखते हैं कि आरबी अब इंडिया आ चुका था क्योंकि उसकी कार लॉन्च होने वाली थी, इसलिए वो अपनी कार की टेस्ट ड्राइव करने वाला था। वो अपने टेस्ट ड्राइव को लेकर काफी कॉन्फिडेंट और खुश भी नजर आ रहा था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है विक्टर से। विक्टर यहाँ पर आरबी से कहता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है और उन्हीं के कारण उसने एक कार पर काम चालू किया। साथ ही यहाँ पर कबीर और प्रकाश को ये बात मालूम चल चुकी थी कि आरबी अब अगला निशाना है क्योंकि वो दुबई से इंडिया आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर जब आरबी से बात कर रहा होता है तो यहाँ पर वो उस तरह की बात करता है जैसे कि उसे कार में बहुत सारा नॉलेज हो, और बात करते करते आरबी के हाथ में जो कप था वो उसे लेकर साइड में रख देता है। यहाँ पर विक्टर उससे कहता है कि उसने एक ऐसी कार बनाई है जो कि आपकी कार को पानी पिला सकती है। आपकी कार सिर्फ 250 की स्पीड तक चल सकती है, लेकिन मेरी कार 290 तक चल सकती है, इसलिए मेरी कार आपकी कार को आराम से बीट कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जे ने जिस आदमी को लाइव मारा था वो इंसान उस गिरफ्त से छूट चुका था और इस जगह से बचकर निकल गया है। तो यहाँ विक्टर और आरबी जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो पीछे हम अविनाश को देखते हैं जो कि यहाँ पर विक्टर से टकरा जाता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर अविनाश आरबी के मग में कोई दवाई डाल देता है जो कि जरूर जहरीली थी। तो आगे हम देखते हैं कि आरबी अपनी कार की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए एकदम तैयार था। उन्हें ये ट्रायल सिर्फ 250 की स्पीड तक ही करना था। तो यहाँ पर आरबी अपनी कार को स्पीड में दौड़ाने लगता है। दूसरी तरफ हम कबीर को देखते हैं जो कि यहीं पर आ रहा होता है। तो अब आरबी की कार की स्पीड 250 पहुंच चुकी थी, मतलब कि उनका ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन अचानक से जब आरबी विक्टर को देखता है तो उसे याद आता है कि क्यों ना हमारी कार 290 तक पहुंच सके, इसलिए वो एक और लैप जारी रखता है। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि अचानक से उसे कुछ होने लगता है और उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो दवाई अविनाश ने आरबी के मग में डाली थी वो बहुत ही ज़्यादा जहरीली थी, जिसमें कि कमर के नीचे का सारा हिस्सा काम करना बंद कर देता है और उसके पैर पैरालाइज हो जाते हैं, जिससे कि उसका एक जोरदार एक्सीडेंट होता है और यहाँ पर आरबी मारा जाता है। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो कबीर तुरंत ही यहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर आते से ही सबसे पहले वो विक्टर से टकराता है और उसकी सारी दवाइयाँ गिर जाती है, और यहाँ पर जब कबीर विक्टर को देखता है तो वो समझ जाता है कि यही वो आदमी है जिसे कि वो ढूंढ रहे थे, इसलिए वो भागने लगता है। तो कबीर उसे पकड़ लेता है और क्राइम ब्रांच के ऑफिस भेज देता है। यहाँ पर एक बैठक होती है जिसमें कि ऑफिसर्स मिस्टर कॉल से ये केस छीन लेते हैं और वापस कबीर साबंत को देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कबीर ही वो इंसान है जो कि इस केस को सॉल्व कर सकता है। उसके रास्ते गलत हो सकते हैं लेकिन वो ऑफिसर गलत नहीं है। जिसके बाद वो लोग विक्टर से पूछताछ करना चालू करते हैं, जहाँ पर कबीर को पता चलता है कि जो मेडिसिन वो लेता है वो नकली है, दरअसल वो सिर्फ कैंडीज होती हैं। पूछने पर विक्टर उन्हें बताता है कि कई सालों तक उसके पिता उसकी माँ को मॉर्फिन की दवाई दिया करते थे, जिसके कारण उसका दिमाग खराब हो गया और उसने दवाई लेना बंद कर दिया था। तो आगे हम फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि एलन जब गिरफ्तार हुआ था तो उसके साथ सिरोही भी थी और उसे छुड़ाने के लिए मिस्टर कॉल आ चुके थे। लेकिन तभी मिस्टर कॉल के पास एक मिनिस्टर का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को छुड़ाना चाहते हो तो छुड़ा लो, लेकिन एलन यहीं पर रहेगा। दरअसल इस मिनिस्टर की पर्सनल रंजिश सैरली से थी और उसी का वो बदला लेना चाह रहा था, इसलिए सिरोही तो छूट गई थी लेकिन एलन को लॉकअप में ही रहना पड़ा। अब प्रेजेंट के सीन में हम उसी मिनिस्टर मिस्टर कॉल और कबीर को देखते हैं। यहाँ पर कबीर ने सैरली से वादा किया था कि वो एलन को लॉकअप से छुड़वाएगा, इसलिए उसने मिनिस्टर और मिस्टर कॉल से बात की और वो लोग भी एलन को छुड़वाने के लिए मान चुके थे। इसलिए कबीर यहाँ पर सैरली के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि एलन जल्द ही जेल से छूट जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब अविनाश और आवा एक कार में थे तो यहाँ पर अविनाश आवा से कहता है कि विक्टर को क्राइम ब्रांच वालों ने पकड़ लिया है और उसे ऐसा लग रहा है कि अब सारे प्लान फेल हो सकते हैं। साथ ही वो उससे कहता है कि जब रावण के 10 सर अलग हो जाएंगे तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए वो चाहता है कि वो सिया का ख्याल रखे। लेकिन यहाँ पर आभा उससे कहती है कि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सिया ने तुम्हारे साथ जीने के सपने देखे हैं। यहाँ लॉकअप में कबीर विक्टर से पूछता है कि अगला टारगेट कौन है, लेकिन विक्टर कुछ भी नहीं बता रहा होता है कि तभी कबीर के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि असाइलम की कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में ही इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था और वहीं से ऑपरेट किया करते थे। इसलिए कबीर अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचता है। कबीर यहाँ पर उन लोगों की तस्वीर भी देखता है जिन्हें की अब तक जे ने मार दिए हैं और उन लोगों की भी जिन्हें की आगे मारने वाला है। और कबीर को अगला टारगेट के बारे में भी पता चल चुका था जिसका नाम था वरुण अवस्थी। और अब जे उसी के घर की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म होता है। तो 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कबीर को वरुण अवस्थी यानी कि रावण के 9वें सिर के बारे में पता चल गया था, मतलब कि जे अब वरुण अवस्थी को मारने वाला है और जे उसे क्यों मारना चाह रहा है उसकी वजह भी हमें बताई जाती है। दरअसल 7 साल पहले वरुण अवस्थी की एक बस की ट्रेवल एजेंसी थी जिसमें कि वो लोग स्कूल के बच्चों को ले जाना लाना करते थे। यहाँ पर कंट्रैक्टर और
ड्राइवर आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बस की कंडीशन खराब हो गई है और इसके टायर भी घिस चुके हैं। ये बात उन लोगों ने वरुण अवस्थी को भी बताई थी, लेकिन उनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर आगे जाकर उस बस का एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अविनाश भी आ जाता है और वो पूरी तरह से घबराया हुआ था क्योंकि सिया भी उसी बस में थी, लेकिन तभी वो देखता है कि सिया जिंदा है। तो इस एक्सीडेंट की वजह से पुलिस वाले वरुण अवस्थी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जे ने अंदर ही अंदर वरुण अवस्थी के बारे में सोच लिया था कि उसके साथ क्या करना है। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि वरुण अवस्थी के बेटे के पास जब जे जाता है तो यहाँ पर वो उसे एक चिट्ठी देता है जिसमें कि वरुण अवस्थी ने अपने पछतावे के बारे में लिखा था। दरअसल वरुण अवस्थी अविनाश के उन 10 सर के बारे में हमेशा सोचता रहता और वो उन्हें मार भी रहा था, इसलिए वो सोचता कि उसका नंबर भी जरूर आएगा क्योंकि उसने भी उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। उस बस में जो बच्चे मारे गए थे उनकी चीख आज भी वरुण अवस्थी के कानों में गूंजती है। जीते जीते वो चीख बंद नहीं होने वाली, इसलिए यहाँ पर वरुण अवस्थी एक बड़ा कदम उठाता है और एक जहर की बोतल पी लेता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जे अवस्थी के बेटे को बताता है कि उन बच्चों की चीख के कारण तुम्हारे पिता ने आत्महत्या की है, ना कि पछतावे के कारण। तो अब कबीर किसी तरह से जे के पास कॉल करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसमें कि कबीर जे को बताता है कि उन्हें उनके पुराने अड्डे के बारे में पता चल गया है और विक्टर भी उन्हीं के साथ है। जे यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसलिए विक्टर उससे बात करने को कहता है। इसलिए विक्टर को जब फोन दिया जाता है तो विक्टर यहाँ पर मोबाइल छीनकर वहां से भाग निकलता है और एक कमरे में छिप जाता है जहां पर वो जे से अब आसानी से बात कर सकता था। जे जानता है कि अब विक्टर कोई ना कोई गलत कदम उठाने वाला है, इसलिए वो विक्टर को ये सब चीजें करने से मना करता है और सरेंडर करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर विक्टर जे से कहता है कि तुम ताला हो और मैं चाबी हूँ, और अगर ये चाबी नहीं रहेगी तो वो ताला कभी भी नहीं खुलेगा। यहाँ पर जे बार बार उससे कहता है कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन विक्टर उसकी एक नहीं मानता क्योंकि वो उसे अपना बड़ा भाई मानता है। साथ ही उसी कमरे से विक्टर कबीर के ऊपर गन तान देता है और यहाँ पर कबीर भी उसके ऊपर गन तान देता है। लेकिन तभी कबीर देखता है कि विक्टर के हाथ में जो गन है वो एक नकली गन है, और इससे पहले कि कबीर अपने ऑफिसर्स को रोक पाता है वो लोग अंदर घुसकर विक्टर के ऊपर गोलियां बरसा देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर विक्टर की कुछ प्रॉब्लम्स को बताते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में उसका एक भाई था, लेकिन वो भाई सिर्फ उसके दिमाग में था क्योंकि बचपन में उसके पिता उसके और उसकी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे। तो अब विक्टर को एक साथी की जरूरत थी और उसके दिमाग ने उसके भाई को बना दिया, जबकि असल में उसका कोई भाई है ही नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीबीआई के पास वो पजल वाली फोटो ऑलमोस्ट अपलोड होने ही वाली थी, लेकिन विक्टर ने यहाँ पर एक हैकर को अपॉइंट कर दिया था ताकि वो उस फोटो को रोक सके। तो जे यहाँ से निकलता है और सीधा सैरली के पास जाता है, जहाँ पर सैरली जे से माफी मांगती है। वो कहती है कि एलन को बचाना जरूरी था, तो जे भी उसे माफ कर देता है और वही C16 वाला खत भी उसे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वालों को सिद्धार्थ की गाड़ी का पता चलता है जो कि एक तालाब में थी, जहां उन्हें ये तो पता चल गया था कि सिद्धार्थ की मौत हो चुकी है। हालांकि सिद्धार्थ की बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए वो सारे पुलिस वाले सिद्धार्थ के घर जाते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं। और छानबीन के दौरान उनके हाथों एक ऐसी चीज लगती है जिससे कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सिद्धार्थ को पेंटिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए यहाँ पर वो देखते हैं कि सिद्धार्थ ने आभा की भी एक पेंटिंग बनाई है, जिससे कि ये बात तो तय हो चुकी थी कि सिद्धार्थ आभा को पसंद करता था। अब आभा के पास जे का कॉल आता है और जे आभा से कहता है कि एक लास्ट बार वो उससे मिलना चाहता है, इसलिए उसकी बताई हुई जगह पर वो जाती है। जिसके बाद वो कबीर के पास भी कॉल करता है और उसे सिद्धार्थ की मौत के बारे में भी बताता है कि उसी ने सिद्धार्थ को मारा है। साथ ही वो उससे एक बात और कहता है कि जब अपना कोई भरोसा तोड़े तो दिल टूटता है, लेकिन जब प्यार भरोसा तोड़े तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और इतना बोलकर जे कॉल कट कर देता है। तो अब आभा जे से मिलने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बाहर पुलिस वाले खड़े हुए थे, इसलिए आभा उन्हें कुकीज खिलाती है जिनमें की बेहोशी की दवाएं मिली हुई थी, जिससे कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कबीर अपना दिमाग लगा रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद 10 के 10 रावण मर चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि 10वां सर शायद सिद्धार्थ का है, लेकिन तभी उसे जे की कही गई बात याद आती है कि जब प्यार भरोसा तोड़े तो सब कुछ खत्म हो जाता है, जिससे कि उसे ये बात पता चल चुकी थी कि आखिरी सर आभा का है। इसलिए वो तुरंत ही आभा के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन घर पर ही रखा हुआ था और उसके मोबाइल में एक टोल क्रॉस करने का मैसेज भी आता है। इसलिए कबीर अपनी पूरी टीम के साथ वहां जाने लगता है। थोड़ी दूर के जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि पास ही में एक मेला लगा हुआ है। थोड़ी देर के बाद ही आभा यहाँ पर पहुंच जाती है और पीछे से हम जे को भी देख पाते हैं, जिसके हाथ में वही मखोटा रखा हुआ था और वो यहाँ पर आभा का ही इंतजार कर रहा होता है।
तभी एक छोटा सा लड़का आभा के पास जाता है जिसने की वही मखौटा पहना हुआ था जो कि जे के पास था। जिसके बाद आभा को वो लड़का जे के पास ले जाने लगता है और यहाँ पर कबीर और उसकी पूरी की पूरी टीम भी यहाँ तक पहुँच चुकी थी। मेले के पीछे एक बिल्डिंग थी और जे वहीं पर खड़ा हुआ था। आभा भी वहाँ पर आ जाती है और कबीर भी मेले में पहुँच चुका था और वो आभा और जे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत बड़ा मेला था इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर जे और आभा को कैसे ढूंढे। लेकिन तभी अचानक से कबीर की नजर उसी मुखौटे पहने हुए बच्चे के पास जाती है और वो बच्चा कबीर को मेले के पीछे ले जाता है जहां पर कि उसने आभा को छोड़ा था। आभा यहां पर बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और उसके पीछे पीछे कबीर भी पहुंच जाता है। यहां पर सीबीआई के पास 149 पजल की फोटो सेंड हो चुकी थी, सिर्फ एक ही बाकी थी। लेकिन तभी उस हैकर ने उस पजल वाली फोटो को कैंसिल कर दिया था और वो हैकर जब लास्ट वाली फोटो खोलता है तो वो फोटो ब्लैंक होती है। मतलब कि सीबीआई और उस हैकर दोनों को बेवकूफ बना दिया गया है। तो अब कबीर उस बिल्डिंग में घुस जाता है और अपने ऑफिसर्स को कॉल करके यहाँ पर बुलाने को कह ही रहा था कि तभी अचानक से जे उस पर हमला कर देता है और उसे रस्सियों से बांध देता है और आभा भी यहीं पर बंधी हुई थी। जिसके बाद जे यहाँ पर आग लगाने लगता है और जे यहाँ पर रिवील करता है कि अविनाश के साथ सबसे ज्यादा बुरा तो तुमने ही किया है क्योंकि तुम्हारा सिद्धार्थ के साथ नाजायज संबंध थे। और जे के पास डॉक्टर सिद्धार्थ का मोबाइल भी था जिसमें कि आभा और डॉक्टर सिद्धार्थ की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी थी और वो कॉल रिकॉर्डिंग्स वो कहता है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग्स अविनाश को जरूर पता लगनी चाहिए। इसलिए जब अविनाश कैरेक्टर में आता है और जब वो पूरी आवाज सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। कबीर भी उससे कहता है कि जो आखिरी विक्टिम है वो आभा ही है। ये सब जानने के बावजूद अविनाश आभा के हाथ पैर खोलने लगता है। लेकिन तभी उसके अंदर जय आ जाता है और वो कहता है कि भले ही अविनाश तुम्हें माफ कर दे लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता यहाँ पर प्रकाश और जेपी आ जाते हैं और वो जे को शूट कर देते हैं। लेकिन तभी आभा उनको रोकती है और इसी का फायदा उठाकर जे उसकी गर्दन पर एक कांच का टुकड़ा रख देता है और आखिर में जे कहता है कि हम दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। इसलिए अविनाश खुद को चूज करता है मरने के लिए और खुद को झुलसती हुई आगों के हवाले छोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें कि जे और अविनाश दोनों ही मारे गए थे। अब 15 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब सारा मामला क्लियर हो चुका था और पिछली रात को जेपी की एनिवर्सरी थी इसलिए उसने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज डाली थी। इसलिए वो कबीर सर से कहता है कि वो मेरी फोटोज को देखें और जब वो उस फोटो को देखता है तो यहाँ पर आभा सब्रवाल ने भी उसकी फोटो को लाइक किया था और जब वो उसकी प्रोफाइल को खोलते हैं तो यहाँ पर कबीर के दिमाग में कुछ खटक जाता है। दरअसल पीछे रखे हुए कुछ डॉग्स थे जो कि सिर्फ अविनाश ही बना सकता था और पहले भी सिया को अविनाश ने ऐसे गिफ्ट दे चुका है। तो कबीर फिर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है जिसमें कि सबसे पहले वो अविनाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेक करता है जिसमें कि उसे पता चलता है कि ये सारे साइन नकली हैं। तो इस बात से ये बात तो साबित हो चुकी थी कि उस दिन के धमाके में अविनाश बच गया था और साथ ही वो लोग हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे और उनका हाउस नंबर था C16। वही C16 जो कि अविनाश ने शेरली को दिया था। उस लिफाफे को सीरीज में कहीं भी रिवील नहीं किया गया क्योंकि C16 का मतलब हाउस नंबर था और ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। और इसी के साथ ब्रीथ इनटू द शैडो सीरीज के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड मतलब कि 8वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। अगर आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।